जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आप सभी का। आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, सिंपल भी है और हम इससे भली भांति परिचित भी है। आइए शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज कैलेंडर, जो जाएगा सीधा लीवर गुरुदेव भैया के अंदर। फिर क्वेश्चन का लेवल 0 हो या हो हिंदू कुश को पार कर आया जैसे सिकंदर। डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि राजा पोरस के अदम्य साहस सा अब तुम्हारे अंदर भी होगा बवंडर भयंकर। तो कैलेंडर को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमें इसमें 5 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। 5 एलिमेंट हम देखते हैं कैलेंडर के अंदर। एक दिन होता है, एक सप्ताह होता है, तारीख होती है, महीना और वर्ष। इनकी सभी की अपनी अपनी विशेषताएं, हम भली भांति परिचित हैं इनसे। देखते हैं दिन की विशेषताओं को। दिनों की संख्या 7 होती है। 7 दिन दिए हुए हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। 7 दिनों को मिलाकर एक सप्ताह बनता है। 7 दिन के बाद प्रत्येक दिन की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात अब 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन के बाद फिर से वही दिन पुनः रिपीट हो जाता है। जैसे यहाँ पर है, आज सोमवार है तो 56 दिन बाद कौन सा दिन होगा? हमको पता है कि 7 दिन के बाद फिर से वही दिन आ जाना है। तो ये 56 है, इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है। मतलब 56 दिन के बाद फिर से सोमवार आ जाना है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर बचता, जितने दिन शेष बचते हैं हम उसमें जो दिए गए दिन में आगे जोड़ देते हैं। अब एक यहाँ पर आता है विषम दिन। विषम दिन क्या होता है कि किसी निश्चित अवधि में पूरे सप्ताह से अधिक दिनों की संख्या को विषम दिन कहते हैं। अर्थात हमारे पास एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर हमको जो निश्चित अवधि दी गई है उसमें 7 या 7 के मल्टीपल से जो भी एक्स्ट्रा दिन होते हैं हम उसे विषम दिन कहते हैं। अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम विषम दिनों की संख्या 6 हो सकती है, क्योंकि अगर 7 हो जाएंगे तो हमारा एक वीक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आज अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आज मंगलवार है तो 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा? हमें पता है कि 7 दिन के बाद फिर से पुनरावृत्ति होने लगती है। तो हम इस पर 7 के मल्टीपल जितने भी होंगे उनको बाहर करने के लिए हम इसको 7 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 7 दिन का हमारा एक वीक हो जाता है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 बार बचेगा 6 दिन। ये 6 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 6 हमारा शेषफल हो जाएगा। मतलब आज मंगलवार है तो इसमें 6 दिन ऐड कर देंगे हम। तो मंगलवार के बाद में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार हो जाएगा हमारा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आज मंगलवार है तो 20 दिन बाद हमको दिन बताना था। हम क्या करते हैं कि इसमें हम विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। मतलब 7 के पेयर को हम बाहर निकाल देते हैं। 7 के पेयर को बाहर करने के लिए हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं। फिर देखते हैं रिमाइंडर कितना बच रहा है। अगर रिमाइंडर 0 बचता है मतलब वही दिन फिर से आना है, और जितने रिमाइंडर बचते हैं उसको उसमें ऐड कर देते हैं। और मैक्सिमम रिमाइंडर हमारे पास हो सकते हैं 6। यहाँ पर आज सोमवार है तो 364 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 364 को हम 7 के मल्टीपल को बाहर निकालने के लिए 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 15 35 बचा है, 1 7 दूनी 14, पूरे सब कंप्लीट बच गया हमारे पास। यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचा हमारे पास, शेषफल 0 है। तो 364 दिन के बाद फिर से अगला दिन सोमवार ही आएगा। 365 दिनों में विषम दिनों की संख्या बतानी है। विषम दिन यानी 7 दिन के 7 के पेयर को छोड़ के बाहर निकालने पर जो बचता है वो विषम दिन कहलाएगा। इसको 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 15 35 बचेगा, 1 7 दूनी 14 बचा है एक। तो यहाँ पर विषम दिन की संख्या एक दिन हो जाएगी। और जो हम 366 की बात करेंगे, 366 डिवाइड बाई 7 तो 7 15 35 बचेगा 1 7 दूनी 14, 7 15 35 7 दूनी 14 बचेंगे 2 दिन। यहाँ पर विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगी। ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। अब हम आगे देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे आज रविवार है तो 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा?
हम इससे 7 के पेयर को बाहर करने के लिए इसको 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 दिन का हमारा एक वीक कंप्लीट हो जाता है। 7 35 बच्चा 1, 7 दूनी 14 बचेगा 1। यहाँ पर विषम दिन 1 बच रहा है, मतलब जो दिन हमारे पास दिया गया था रविवार, हमको इसमें एक दिन जोड़ना है। तो ये एक रविवार में अगला दिन कौन सा हो जाएगा, तो ये सोमवार, अर्थात 365 दिन के बाद सोमवार आना है। अब यहाँ पर कुछ हमने अभी जो सॉल्व करे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होता है। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक मान लो 1 तारीख को सोमवार है, एक दिन तो चला गया, वैसे 364 के दिन के बाद फिर से कौन सा दिन आ जाना है, फिर से सोमवार ही आ जाना है। तो हमें याद रखना है कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन के मध्य एक दिन का अंतर हो जाता है। क्यों? मान 366 दिन हैं, तो एक दिन तो 1 जनवरी को सोमवार हो गया, मान लो 1 जनवरी को सोमवार हो गया। अब हमको बताना है कि पुनरावृत्ति कितने दिन बाद होगी। 364 दिन के बाद पुनरावृत्ति हो जाएगी, लेकिन हमारे पास दिन कितने बचेंगे? लीप ईयर में 365 दिन है, मतलब एक दिन हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा उसको। तो इसमें एक दिन आगे बढ़ाएंगे तो ये मंगलवार हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि लीप वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन के मध्य एक दिन का अंतर हो जाता है, और साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होते हैं। अब किसी भी दिन में सात या सात के गुणज को जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होता है। लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। अब नेक्स्ट है कि सप्ताह। तो हम यहाँ पर सप्ताह का प्रथम दिन रविवार मान के चलते हैं और सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार मान के चलते हैं। तारीख हमें पता है कि तारीख 28, किसी महीने में 28 तारीख होती है, किसी में 30 और किसी में 31 तारीख होती है। 3। अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट है जो हमको डिस्कस करना है, वो है मंथ। हम सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिसमें से 7 महीने 31 दिन के होते हैं। कौन कौन से? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। और 4 महीने 30 दिन के होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। और एक महीना जो है वो 28 या 29 दिन का होता है, फरवरी। अब इसे याद करने के लिए सिंपल ट्रिक है। अब इसे जनवरी मानो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त जो है वो दोनों लगातार 31 दिन के होते ही हमको याद रखना है। नेक्स्ट एलिमेंट है ईयर। ईयर 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल ईयर और एक लीप ईयर। सिंपल ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है और टोटल दिन पूरे ईयर में टोटल 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है और टोटल 366 दिन होते हैं। अब हम सेंचुरी ईयर की बात करें तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और लीप वर्ष। जो सेंचुरी, अच्छा अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इसको लीप वर्ष कैसे निकालेंगे। हम जो दिया गया ईयर होगा उसके लास्ट के 2 डिजिट लेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमको बोला जाए कि 2008 लीप ईयर है या सिंपल ईयर, हम इसके लास्ट के 2 डिजिट लेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप ईयर होगा, अगर डिवाइड नहीं होगा तो सिंपल ईयर होगा। हम पूरे में डिवाइड इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि 4 का जो विभाज्यता का नियम है वो कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसलिए हम इसको केवल 2 डिजिट लेकर ही करते हैं, पूरा करने से मतलब नहीं है। अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो लीप ईयर, और 4 से पूरा डिवाइड नहीं होंगे लास्ट के 2 डिजिट तो वो सिंपल ईयर कहलाएगा। सेंचुरी ईयर की बात करते हैं तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और लीप। जो सेंचुरी है शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, कुछ रिमाइंडर बच जाता है, वो सिंपल ईयर होता है। और जो सेंचुरी ईयर 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है वो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे हमको अगला क्वेश्चन है, हमको 96 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बतानी है।
हम जानते हैं कि फरवरी लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और हर 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है। तो 96 वर्ष में 4 वर्षों के अंतराल में एक लीप वर्ष होता है। तो 96 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा 1, 4 चौक 16, मतलब 96 वर्ष में टोटल 24 लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। अब हमको 100, 200, 300, 400 में लीप वर्षों की संख्या बतानी है। तो अभी हमने 96 तक तो निकाल लिया था। अब हमको ये शताब्दी वर्ष है 100, इसमें निकालना है। मतलब हमने 1 से लेकर 96 मतलब 96 वर्ष तक तो निकाल लिए हैं। यहाँ पर हमको मिले हैं 24 लीप ईयर, लीप वर्ष। अब 96 से जब 100 शताब्दी की बात आएगी, 100 की बात, 96 से 100 तक जाएंगे हम, तो हमारा जो 100 है वो लीप वर्ष नहीं है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 100 जो है वो सेंचुरी ईयर है और वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए सेंचुरी ईयर वो लीप वर्ष नहीं होगा, सिंपल ईयर होगा। तो हमको 100 तक लीप वर्षों की संख्या 24 मिली। इसी प्रकार हम 200 तक जाएंगे तो 200 100 से लेकर 196 तक फिर से हमको 24 लीप ईयर मिलेंगे और 200 फिर लीप वर्ष नहीं होगा, सिंपल ईयर होगा, क्योंकि 200 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। इसी प्रकार हमको यहाँ भी 24 मिले, यहाँ भी 24 मिलेंगे, यहाँ भी 24 मिलेंगे। लेकिन जब 300 से 396 तक हम जाएंगे, हमने देखा कि 96 वर्ष में 24 लीप वर्ष मिलते हैं। तो 300 से 396 तक जाएंगे तो हमको यहाँ पर 24 मिल जाएंगे, लेकिन हमारा जो 400 जो शताब्दी वर्ष है वो भी एक लीप वर्ष है, तो यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा। मतलब हमने देखा कि 100 वर्षों में 24, 200 वर्ष में जाएंगे तो 24 और 24 48, 300 में जाएंगे तो 96 और 400 में जाएंगे तो नहीं, ये हो जाएगा 72, 300 में 72, इसमें जाएंगे तो 96 और एक ये ऐड हो जाएगा तो 97 हो जाएंगे। ये 24 इंटू 4 चौकी 16 की 6, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 96 प्लस 400 स्वयं सेंचुरी ईयर है जो लीप वर्ष है, तो एक 97 हो जाएंगे। अभी हमने देखा कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर्स होते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिनका कि हमें कहाँ से आया वो निकालेंगे अगर हम, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप की पॉइंट के रूप में उन्हें याद रखिएगा कि जो सेंचुरी ईयर है उसका प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं WFS, W यानी वेडनेसडे, F यानी फ्राइडे और S यानी संडे। ये मतलब बुधवार, शुक्रवार, रविवार किसी भी सेंचुरी ईयर के प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं। बचे जो 4 दिन है वो सेंचुरी ईयर के प्रथम दिन हो सकते हैं। इसी प्रकार सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते। कौन कौन? TTS, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन आता है कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, हमें बताना है कि कौन सा दिन हो सकता है। अभी हमने देखा था कि WFS मतलब बुधवार, शुक्रवार और रविवार प्रथम दिन नहीं हो सकते। यहाँ पर हमें ऑप्शन देखते हैं, बुधवार नहीं हो सकता, रविवार नहीं हो सकता, शनिवार हमने देखा कि वहाँ पर प्रथम दिन नहीं हो सकते, लेकिन शनिवार वहाँ नहीं था, इसलिए मतलब शनिवार हो सकता है। तो इसका ऑप्शन आंसर शनिवार हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर यहाँ पूछता कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है, तो इनको 3 को छोड़ के जो भी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अभी देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे कोड प्रचलित रहते हैं कैलेंडर के। क्या रहता है कि सब कोड सेम है, लेकिन कुछ लोगों ने बस अपनी सेकी बघारने के लिए बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। और नॉर्मली हमने अभी 3 कोड देते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। इसमें क्या रहता है कि कोड एक ही रहते हैं, लोग अपने हिसाब से अपना बनाने के लिए उसमें कुछ ऐड कर देते हैं। जैसे अगर मान लो, अब ध्यान से देखो, कभी तो 0 से 1 बढ़ा दिया, 1 कर दिया, 3 से 1 बढ़ा दिया, 4 कर दिया, फिर 3 से 4 कर दिया, 6 से आगे जाएंगे तो 6 हमारा मैक्सिमम
ऑड डे हो सकता है, तो 6 से आगे जाएंगे तो 0 कर दिया, 1 से 2 कर दिया। इसी प्रकार यहाँ भी देखोगे 0 से, ये तो लीप वर्ष का है, यहाँ से जब आप अब जाओगे तो 1 से 2 कर दिया, 4 से 5 कर दिया, 4 से 5 कर दिया। लेकिन हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम ये करेंगे बीच वाला। क्यों? क्योंकि ये याद करने में काफ़ी आसान पड़ता है। 14, 40, 250, 361, 46, यह 12 का वर्ग 0, 5 का वर्ग 0, 6 का वर्ग 146। और जब हम ये सिंपल ईयर है, जब हम लीप वर्ष की बात करेंगे तो केवल 2 मंथ जनवरी और फरवरी के कोड चेंज हो जाएंगे। जनवरी का 0 हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, और फरवरी का भी 1 कम हो जाएगा। फरवरी के बाद के लीप ईयर और सिंपल ईयर दोनों के कोड जैसे के तैसे हैं, सेम है। अगर आप पहले वाले कोड को लेकर सॉल्व करते हो तो आपको संडे को 6 मानना पड़ेगा। अगर बीच वाले कोड को लेकर सॉल्व कर रहे हो तो संडे को 1 मानना पड़ेगा, और अगर लास्ट वाले कोड को लेकर सॉल्व कर रहे हो तो संडे को 2 कोड मारना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि हम कौन से कोड का यूज़ करने वाले हैं। हम यूज़ करेंगे हम ये बीच वाला कोड जो हमने देखा था 14, 40, 250, 361, 46, और लीप ईयर में केवल 2 कोड चेंज होंगे, जनवरी का 0 और फरवरी का 3, केवल 1 कम हो जाता है। अच्छा, डे में हम संडे को पहला डे मानेंगे और सैटरडे को लास्ट डे। तो देखते हैं यहाँ पर हमने ये कोड दे दिए हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, और कुछ सेंचुरी ईयर के कोड होते हैं। अगर हमको डेट निकालने को दी जाएगी 1900 से 1999 के बीच, मतलब 19वीं शताब्दी की जो भी रहेगी 1900 से 1999 के बीच, उसमें जो फाइनल रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 7 के मल्टीपल को बाहर करने के बाद, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हम उससे पीछे जाएंगे 1800 से 1899 के बीच की बात करेंगे, तो जो हमारा रिमाइंडर रहेगा उसमें हमको 2 ऐड करना पड़ेगा। जो फाइनल रिमाइंडर आएगा 7 के मल्टीपल को निकालने के बाद, उसमें हमको 2 ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम उससे और पीछे जाएंगे तो 1700 से 1799 की बात करेंगे, तो जो रिमाइंडर रहेगा उसमें 4 करेंगे। इसी प्रकार 1600 में जाएंगे तो इसे बढ़ते जाएगा, ये 4 + 6 हो जाएगा। फिर उससे पीछे जाएंगे तो 4 R + 8 हो जाएगा। और अगर इधर नीचे आएंगे आगे की तरफ 2000 से 2099 की बात करेंगे, तो जो हमारा फाइनल रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, उसमें से हमको 1 कम करना पड़ेगा। फिर आगे जाएंगे 2100 से 2199 के बीच, तो रिमाइंडर में से 3 कम करना पड़ेगा। इसी प्रकार ये 1, 3, 5 घटते जाएंगे। अगर ऊपर जाएंगे तो 2, 4, 6, 8 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैक्सिमम यहीं से बनते हैं, इन तीनों से। चलो देखते हैं आगे। एक फार्मूला हमको याद करना पड़ेगा इसके लिए। फार्मूला है कि हमको डेट बाय 7 करना है, यहाँ से शेषफल लेना है। ये ऑड डे बताता है हमको कि ऑड डे कितने बच रहे हैं, जो दिए गए हैं उसमें ऑड डे हम 7 के मल्टीपल पेयर को निकालने के बाद में कितने हमारे पास विषम दिन बच रहे हैं। मंथ का कोड हमको यूज़ करना है जो हमने देखा अभी 14, 40, 250, 361, 46, और लीप वर्ष के लिए 0 और 3 जनवरी और फरवरी का। फिर हमें ईयर को 7 से डिवाइड करना है और शेषफल लेना है, और 4 से ईयर के लास्ट 2 डिजिट को ही लेना है केवल, और यहाँ पर भी 2 डिजिट को ही लेना है, और ईयर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड हम इसलिए करते हैं कि हम वहाँ पर लीप ईयर की संख्या निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं वो हमको शेषफल लेना है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं वो भागफल लेना है। एकमात्र जगह है जहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे ईयर के 2 डिजिट को, वहाँ पर हमको भागफल लेना पड़ेगा। अच्छा, कैसे हम इससे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया। यह 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। चलो हम देखते हैं। हमको पहले क्या करना है, डेट बाय 7। डेट बाय 7 मतलब 15/7 प्लस मंथ का कोड देखना है। मंथ कौन सा है, अगस्त। अगस्त का कोड हमको देखना है। अगस्त 1947 है, और लीप वर्ष भी होता तो हमारे कोड दोनों सेम रहते हैं अगस्त के। अगस्त का कोड है 3, हम अगस्त का कोड यहाँ पर 3 लिख लेंगे, प्लस लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड बाय 7 प्लस लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड बाय 4। अभी हमको यहाँ से रिमाइंडर यानी शेषफल लिखना है। 7 दूनी 14, रिमाइंडर बच्चा 1 + 3, यहाँ से
सक्षम 42, यहाँ भी शेषफल लिखना है तो 7 से 6 बार गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा। यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 5 प्लस 4 से जब हम इसको भाग देंगे तो भागफल निकालना है। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 11 हमारा भागफल आया और 3 हमारा शेषफल आया। यहाँ पर हमको लेना है 11 क्योंकि ये भागफल है हमारा। अच्छा, इन सभी को हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है हमारे पास, 3 और 1 4 और 5 9, 11 और 9 20 हो गए हैं हमारे। हम इसमें से 7 के पेयर को बाहर निकाल कर केवल ओड डे निकाल लेते हैं, विषम दिन निकाल लेते हैं। 7 दूनी 14, बच गया है 6 बच रहा है। अब हम बात कौन सी कर रहे हैं, 1900 से 1999 के बीच में, मतलब हमारा जो फाइनल रिमाइंडर बचा है 7 के पेयर को बाहर में निकालने के बाद में वही हमारा आंसर होगा। अब 6 किस दिन का कोड होता है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा 6 फ्राइडे का कोड है। तो 15 अगस्त 1947 ने हमने जब दिन निकाला तो हमारा दिन कौन सा आ गया, शुक्रवार आ गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख, जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। हम फिर से वही करेंगे, डेट बाय 7 प्लस मंथ कोड, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड है 1। देख लेते हैं एक बार, ये जनवरी का कोड है 1 प्लस लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड बाय 7 प्लस लास्ट के ईयर के लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड बाय 4। यहाँ पर रिमाइंडर लेना है तो 7 3 जा 21, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएंगे 5 प्लस 1, तुम्हारा मंथ कोड है, प्लस यहाँ से हमको फिर से रिमाइंडर लेना है तो 7 7 जा 49 होता है और रिमाइंडर हमारे पास 1 बच जाएगा। प्लस जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो हमको यहाँ पर भागफल चाहिए होगा, तो 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनू 8, 12 चौके 48 होता है। 2 रिमाइंडर बच रहा है लेकिन हमको यहाँ पर भागफल लेना है तो हम ये 12 ले लेंगे। अब देखो ये 5 6 7, ये तो 7 के मल्टीपल 7 का पेयर हो गया, ये तो 7 के मल्टीपल में आते हैं। तो एक वीक कंप्लीट हो गया, मतलब इससे हमको कोई मतलब, इसको हम छोड़ देंगे, बच्चे 12 दिन में हम 7 के पेयर को बाहर निकालेंगे तो 7 एकम 7, एक बार जाएगा, रिमाइंडर बच जाएंगे 5। हम 1900 की बात कर रहे हैं, मतलब हमारा जो फाइनल रिमाइंडर बचा वही हमारा आंसर होता है। तो 5 किस दिन का कोड होता है, तो 5 जब शुक्रवार का कोड 6 था तो 5 किसका कोड होगा, गुरुवार का। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस फार्मूले से आप किसी भी डेट को निकाल सकते हैं, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है और सेंचुरी के जो कोड दिए हैं इसमें वो कोडों को ध्यान रखना है। इस प्रकार हमने अभी इस फर्स्ट पार्ट में इसके केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना है। हम इसके एडवांस लेवल को और आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।